यस, तो हम लोगों ने यही देखा था कि पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 टेरर का एक ऐसा सिंबल बन गया था, क्योंकि तब जो रेब्सपियर था उन्होंने काफ़ी सीवियर कंट्रोल, काफ़ी तानाशाह रूल और पनिशमेंट्स जो थे उन लोगों ने वो लागू कर दिए थे लोगों के ऊपर। एक्स नोबल्स और क्लर्जी जो थे वो इन सब पॉलिसीज के अगेंस्ट थे और उनको ये सब मेथड्स पसंद नहीं आते थे, तो उनको भी उन लोगों ने अरेस्ट कर दिया था, जेल में डाल दिया था। और यहाँ तक कि एक रिवॉल्यूशनरी पनिशमेंट जो था, ट्रिब्यूनल जो था, उनके लिए ये डिसाइड किया गया था कि उनको गिलोटाइंड कर दिया जाए। गिलोटाइंड एक ऐसा डिवाइस होता था जो कि दो पोल होते थे, दोनों अपोजिट होते थे और बीच में एक ब्लेड लगी हुई होती थी और जो पर्सन था उसका हेड उसके अंदर डाला जाता था और इस तरह से वो लोग उसको पनिशमेंट दिया करते थे। रेब्सपियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। जो गवर्नमेंट जो रेब्सपियर थी, उन्होंने इस गवर्नमेंट ने एक लॉ इशू कर दिया था वेजेस पे और बढ़ते हुए प्राइजेस पे। मीट और ब्रेड वर राशन, मीट और ब्रेड जो थी उनको राशन कर दिया गया था, लोगों को एक लिमिट तक मिलने लगी थी। पीजेंट्स वर फोर्स्ड, पीजेंट्स को फोर्स कर दिया गया था कि वो अपने ग्रेन्स जो हैं वो सिटी में ट्रांसपोर्ट करें और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ, जो गवर्नमेंट ने उनके लिए प्राइजेस फिक्स किए हैं, उन्हीं के थ्रू वो लोग अपना ये जो अपना सामान है वो ट्रांसपोर्ट करके सिटीज ले जाएं और वहां पे सेल करें। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। व्हाइट फ्लोर को महंगे में बेचना जो था वो फॉरबिडन कर दिया गया था। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिलिजिबल इक्वालिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। जितने भी सिटीजन्स थे उनको एक होल व्हीट से बना हुआ एक लोफ दिया जाता था, एक ब्रेड दी जाती थी। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of traditional monsieur, sir, and madame, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne citizen. चर्चेज वर शट डाउन, चर्चेज जो थे उनको शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेज, उनकी बिल्डिंग्स को बैरक्स में, सेना के बैरक्स में और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉब्सपियर परस्यूड हिज पॉलिसी टू रिलेंटेंसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। रॉब्सपियर ने उसके जो सपोर्टर्स थे वो इस तरह से उसकी पॉलिसी के अंडर जाने लगे कि उन्होंने भी मॉडरेशन जो है वो डिमांड करना शुरू कर दिया। फाइनली ही वॉज कन्विंस्ड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794। कोर्ट की तरफ से उसको कन्विंस किया गया अराउंड 1794 में, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटाइन। और उसको अरेस्ट किया गया, उसके अगेंस्ट चले गए लोग और फिर उसको गिलोटाइन, जो सजा वो लोगों को देता था, उसी सजा के अंतर्गत उसको पनिशमेंट दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्टरी रूल फ्रांस। The fall of Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power. जैसे ही जैकोबियन गवर्नमेंट जो थी ये जब गिरी तो एक वेल्दियर मिडिल क्लास जो थी उसने इस पावर को गेन कर लिया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड टू वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन लोगों ने प्रोवाइड किए। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी अपॉइंट की गई। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 members, 5 members का एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया। दिस वॉज मेंट एज सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबियंस। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश, जो डायरेक्टर्स थे उनमें ऑफन कभी कभी क्लैश हुआ करते थे द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु देन सॉट द डिसमाइस। और फाइनली लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता था उसको इनके बीच की ये लड़ाई सॉर्ट आउट करनी होती थी। द पॉलिटिकल instability of directory paved the way for the rise of military dictator. और यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसको ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसने जो मिलिट्री डिक्टेटर को जन्म दिया, नेपोलियन बोनापार्ट। Throughout all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movement in France and rest of Europe during the following century. ये जो सारे चेंजेस थे इसने आज़ादी, इक्वालिटी, इनसे जुड़े हुए जितने भी लॉज थे उनको एक एम्पावरमेंट दिया, उनका इम्प्रूवमेंट हुआ
ठीक है, उनको मोटिवेट किया कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट में वो आगे बढ़े, फ्रांस को आगे बढ़ाएं, और रेस्ट ऑफ द यूरोप जो था वो भी इनके साथ मिल गया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विमेन वर, अब डिड विमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या विमेन्स जो थी वो भी इस रिवॉल्यूशन में शामिल थी? तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन इवेंट्स, काफी बिगिनिंग से विमेन्स जो थी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही थी सारे इवेंट्स में, विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इज फ्रेंच सोसाइटी, काफी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो थे वो फ्रेंच सोसाइटी में किए गए। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इंप्रूव देयर लाइव्स, अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो एक रिवॉल्यूशनरी इंप्रूवमेंट आएगा, वो ये बहुत अच्छे से जानती थी। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग, थर्ड एस्टेट की जो वुमेन थी, हम लोगों ने थर्ड स्टेट पहले देखा ही था, ठीक है, पीजेंट्स और लोअर क्लास वर्कर्स और आर्टिसंस, ये लोग जो सब थे, इनके घर की जो लेडीज थी वो अपनी लिविंग के लिए हार्डवर्क किया करती थी। दे वर्क एज seamstresses, laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, ठीक है, कपड़े धोने का काम, फ्लावर्स सोल करने का काम, फ्रूट सेल करने का काम, वेजिटेबल सेल करने का काम, मार्केट्स में जाती थी, मार्केट्स में सेल करती थी सामान, इस तरह के काम वो किया करती थी। और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, और डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में भी उनको एम्प्लॉय किया जाता था, कहाँ पे, जो प्रॉस्पेरस लोग थे उनके घरों में। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, काफी लोग जो विमेन्स थी उनको एजुकेशन का अधिकार अभी भी नहीं मिला था। थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो भी केयर फॉर देयर फैमिलीज, वर्किंग वुमेन थी वो भी अपनी फैमिलीज के लिए केयर करती थी, कुक करती थी, वाटर ढोके लेकर आती थी, लाइन में खड़ी होती थी ब्रेड के लिए, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, अपने बच्चों की फिक्र करती थी, उनका ध्यान रखती थी। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मेन, मेन से कम वेजेस पर उनको काम पे रखा जाता था। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर, अपनी आवाज इन सब चीजों के लिए उठाई उन्होंने, और अपने अच्छे इंटरेस्ट के लिए, अपने अच्छे फायदे के लिए वो पॉलिटिकल क्लब्स में जाने लगी, ओन करने लगी, न्यूज़पेपर्स में ओन करने लगी। अबाउट 60 वुमेन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज, अबाउट 60 वुमेन क्लब्स ऐसे थे जो अलग अलग फ्रेंच सिटीज के कोने से आते थे। The city of revolutionary and publican women was the most famous of them. One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. उनका मेन डिमांड यही थी कि women को भी सेम अधिकार दिए जाएं जो कि एक men को political rights दिए जा रहे हैं। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. विमेन को इस बात का भी डिसअपॉइंटमेंट था कि जो वोटिंग का जो अधिकार था पैसिव सिटीजन्स के अंतर्गत उन लोगों को रख दिया गया था, जबकि जो लेडीज थी उनको भी एक एक्टिव सिटीजन के रूप में रख देना चाहिए था और उनको भी वोटिंग का अधिकार देना चाहिए था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, और इसीलिए उन्होंने वोट करने का डिमांड किया, अपने एक राइट का डिमांड किया जो कि था वोटिंग का वोट। असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और असेंबली में भी उनका पार्टिसिपेशन होना और पॉलिटिकल ऑफिस भी होल्ड करना, ये सब उन्होंने डिमांड किए। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन न्यू गवर्नमेंट। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यू ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, काफी ज्यादा स्ट्रगल वो लोग करती रही, लेकिन हाँ जब कंटिन्यू टू रेन ऑफ टेरर, जब ये एक तानाशाह का रूल आया, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब, जो ये न्यू गवर्नमेंट जो बनी थी इन्होंने वुमेन्स क्लब को क्लोज करने का एक बिल पास किया, एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर बैन करने का भी इन लोगों ने सोचा। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन्स वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, काफी एफिशिएंट वुमेन्स जो थी उनको अरेस्ट भी किया गया जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई, और फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. इनकी फाइट भी होती रही और इन्होंने अपनी लड़ाई के लिए एक पार्टीज बनाई, है ना, काफी ज्यादा सफर किया, मूवमेंट्स चलाए। लेट 19th तक अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे इन्होंने अपने वोट करने के अधिकार के लिए लड़ाइयां लड़ी,
ठीक है ना, काफी ज्यादा इंटरनेशनल मूवमेंट्स किए. द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी. काफी ज्यादा इंस्पायरिंग मेमोरीज हैं इन वुमेन्स की, क्योंकि इन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की. इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, ये सोर्स हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे, इससे आप लोगों का डाउट्स जो है वो और क्लियर होंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज abolition of slavery. So one of the most revolutionary social reforms of Jacobin regime was abolition of slavery. काफी ज्यादा जेकोबिन regime का जो टाइम के जो सबसे ज्यादा revolutionary social reforms आए हैं वो इस चीज के लिए अगेंस्ट थे कि स्लेवरी का जो एक पैटर्न बना हुआ था उस टाइम पर उसको अबॉलिश किया जाए, उसको गिराया जाए. द कॉलोनीज एंड कैरिबियन, मार्टिनिक, Guadeloupe and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. But the reluctance of Europeans were to go and working distance and unfamiliar lands meant to shortage of labor on plantations. So this was met by triangular slave trade between Europe. यूरोप के बीच में ये सब टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, इनका बिजनेस चला करता था. ठीक है, और इसीलिए ये अपनी इन सब चीजों को करने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव जो है वो रखा करते थे. ठीक है, अफ्रीका एंड अमेरिकास. द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी. और ये स्लेव्स का जो ट्रेड था ये 17th सेंचुरी में चल गया था. फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स टू बर्डॉक्स ऑफ नैंटिस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टन्स. लोकल जगहों से, लोकल चीफ्टेंस से, लोकल सिटीज, लोकल टाउन से ये स्लेव्स लाया करते थे और इनको बेचा करते थे. ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स. उनको पैक किया जाता था, बुरी तरह से हैंडल किया जाता था. फॉर 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द एटलांटिस ऑफ कैरेबियन दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स. वो प्लांटेशन ओनर्स को सोल्ड किए जाते थे ताकि वो उनके फील्ड्स में एज अ स्लेव काम करे बिना किसी वेजेस के. The exploitation of slaves' labor made it possible to meet the growing demands of European markets for sugar, coffee, indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity of flourishing slave trade. ये 2 cities ऐसी थी जहां पे slave trade जो था वो बहुत ज्यादा prosperity के साथ flourish कर रहा था. Throughout the 18th century, there were little criticism of slavery in France. थोड़ा बहुत criticism start हुआ था फ्रांस में इस लिटिल स्लेवरी के लिए. क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी एक स्टार्ट हुई थी. द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ. काफी सारी बातें हुई लेकिन कोई लॉ पास नहीं किया गया इस चीज से रिलेटेड. फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेस हुज इनकम डिपेंड्स ऑन स्लेव ट्रेड. और इस चीज का फियर इनको बहुत ज्यादा था कि अगर ये लोग इन लोगों का सपोर्ट करेंगे तो जो बिजनेस क्लास है वो अपने हाथ खड़े कर देगी और उनका जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा, तो इन लोगों को इनकम मिलना भी कम हो जाएगी. इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इज 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स. और फाइनली एक कन्वेंशन बनाई गई अराउंड 1794 लेजिस्लेटेड के द्वारा कि जो स्लेव्स हैं उनको फ्री किया जाए इन फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस के थ्रू. This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. लेकिन ये बहुत short term के लिए थी और करीब 10 साल के बाद नेपोलियन ने वापस ये slavery reintroduce की. Plantation owners understood their freedom as including the rights to enslave African Negroes. और African Negroes को ये लोग as a slave अपने यहाँ पे काम करने के लिए, अपनी फील्ड्स पे काम करने के लिए रखा करते थे. टू परस्यू द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1844. और उसके बाद काफी एक स्ट्रॉन्ग रिवॉल्यूशन चला. उस रिवॉल्यूशन के चलते हुए 1848 के अंतर्गत इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए स्लेवरी जो थी वो फाइनली अबॉलिश की गई फ्रेंच कॉलोनीज में. रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. कैन पॉलिसीज चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर. क्या पॉलिसीज जो हैं वो लोगों के कपड़े चेंज कर सकती है. द लैंग्वेज दे स्पीक ऑन बुक्स दे रीड. क्या बुक्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, बुक्स में लिखी हुई लैंग्वेजेस चेंज हो सकती है.
The years following 1789, France saw many such changes in lives of men, women and children. और 1789 के अंतर्गत फ्रांस में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो या चिल्ड्रन हो, उन सबकी लाइफ में. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberals and equality into everyday practice. One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in summer of 1789 was the abolition of censorship. The old regime. Rights of men and citizens proclaimed freedom of speech. काफ़ी सारे freedom of speech के लिए men's and women's थे, उन्होंने proclamation किया. Expression to be natural right, एक expressions के लिए उन्होंने right लिया. Newspaper, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France. इन सब जगहों पे लोगों के लिए काफ़ी सारे पोजेशंस आने लगे, ठीक है, प्रपोजल्स आने लगे, फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड. और यही न्यूज़पेपर्स और पैम्फलेट्स जो थे, ये इन सारे इवेंट्स को लेकर अलग अलग जगह पर ट्रेवल करने लगे. They all described the discussed events and change taking place in France. Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed. और जब इस प्रेस को फ्रीडम मिली गई तो काफ़ी सारे व्यूज़ जो थे वो एक्सप्रेस होने लगे इवेंट्स को लेकर और सरकार की नीयत को लेकर. Each side sought to convince the other of its position through the medium. Sought to convince the others to position through the medium of print. Plays, songs, festivals, processions attracted large numbers of people. Plays, songs, festive processions, इन लोगों ने इन सब चीज़ों ने काफ़ी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. This was the one way that could grasp and identify the ideas such as liberty और justice. और यही सब चीज़ें थी जो कि liberty और justice को जिन्होंने पैदा किया. At last, the conclusion is, around 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. Around 1804 को नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो उन्होंने अपने आप को Emperor of France का जो ताज है वो पहना दिया. He set out to conquer neighboring European countries. और तैयार थे वो कि वो neighboring European countries को अपने अंडर ले सकें. Deposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. वो अपने आप को एक मॉडर्नाइजर के रूप में देखते थे, ठीक है. He introduced many laws such as protection of private property and uniform system, weights and measures provided by decimal system. Napoleon armies came to be viewed everywhere as invading force. He was finally defeated. काफ़ी सारी उनकी आर्मीज जो थी उन्होंने लोगों के किंगडम्स को, राजाओं महाराजाओं के दूसरे किंगडम्स को, दूसरे सिटीज़ को उन्होंने कॉन्कर करना शुरू कर दिया. लेकिन धीमे धीमे जो था, ही फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815. अचानक 1815 में इनको एक हार का सामना करना पड़ा. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. जैसे ही उन्होंने ये हार के बाद फ्रांस छोड़ा तो ये जो लिबर्टी, मॉडर्न लॉज, ये सब जो चीज़ें थी, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे, ये लोगों के दिमाग में तब तक बने रहे. द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. बहुत सारे फ्रांस ने काफ़ी सारे स्टार्टिंग से एक स्ट्रगल देखा. किसके लिए? एक रिवॉल्यूशन के लिए, राइट्स के लिए, लिबर्टी के लिए. और आज उनको वो चीज़ मिल गई. दे स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप. और ऐसे ही फ्रांस से होते हुए वो रेस्ट ऑफ यूरोप तक पहुँचे और अबॉलिश भी हुए. कुछ राइट्स ऐसे भी थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे भी थे जिनको अबॉलिश भी करना पड़ा. कोलोनाइज्ड पीपल रिवोक्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम. और उसके बाद जो कोलोनाइज्ड लोग थे उन्होंने एक फ्रीडम का जो आइडिया था उनके दिमाग में आया. फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट सोवेरेन नेशन स्टेट. और एट लास्ट उनके दिमाग में ये आया कि ये एक गणतंत्र राज्य बनाया जाए. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. और टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय दो जने ऐसे थे इंडिविजुअल्स जिन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह सपोर्ट किया था. तो क्लास 9th ये था हमारा रिवोल्यूशनरी एक फ्रांस का एक लेसन.
हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड प्लीज रीड योर चैप्टर वेरी प्रॉपरली। इसमें जो सोर्सेज दिए हैं आप वो पढ़ सकते हैं, इनफैक्ट यू कैन गूगल इट आउट, आपको और भी अच्छे से ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।